खबरें तफसील से। पंजाब कांग्रेस में क़यादत का बहरान गहराता जा रहा है। वज़ीर आला अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव का हल नहीं निकल रहा है, जिससे वज़ीर आला अमरिंदर सिंह को चोट पहुंची है और अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी बीच जराये के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस आला क़यादत ने वज़ीर आला अमरिंदर सिंह से इस्तीफे के लिए कहा है। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में नए लीडर चुनने की हिदायत भी दी गई है। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ इस रेस में है। उधर सीएलपी की मीटिंग से कबल वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने 2 बजे अरकान असेंबली की मीटिंग बुलाई है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि मिश्रा, पंजाब सियासत का बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अग्नि परीक्षा में किस तरीके से सामने आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए सहवा साफ तौर से बता दूंगा आपको कि जो बीते पिछले कुछ दिनों से पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण में तरह तरह की जो उथल पुथल आ रही है, साफ तौर पर जो मतभेद, मनमुटाव आपस में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आला कमान पहले से ही सतर्क नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले कमेटी बनाई गई, कमेटी में तमाम विधायकों की बात सुनी गई, उसके बावजूद भी अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है और आज ये काफी महत्वपूर्ण बैठक पंजाब में होने वाली है और विधायक दल की बैठक यहाँ पे आज पंजाब में 5 बजे की रखी गई है, जिसमें तमाम जो विधायक है वो पहुंचेंगे और सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक आज विधायक दल का नेता भी चुना जा सकता है और इस नाम में सुनील जाखड़ का नाम आगे आ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम आगे आ रहा है। मगर इस पूरे तमाम घटनाक्रम पे पुख्ता जानकारी तभी मिल पाएगी जब 5 बजे ये मीटिंग संपन्न हो पाएगी। मगर राजनीतिक कयास लगाना हमारा काम है और जिसको लेकर तमाम राजनीतिक कयास लगाए भी जा रहे हैं कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाते आए हैं, उसके मद्देनजर देखा जाए तो आने वाले समय में पंजाब विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले आला कमान कुछ बदलाव, नेतृत्व बदलाव कर सकता है, जिसको लेकर आज एक काफी महत्वपूर्ण बैठक पंजाब में की जा रही है। इस बैठक में जो नए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, अजय माकन, हरीश चौधरी, वो भी पहुंचेंगे और कांग्रेस के जो पंजाब के प्रभारी हैं हरीश रावत, वो भी पहुंचेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज पंजाब की जो बैठक होती है उस बैठक के बाद क्या नतीजे, क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाते हैं। बिल्कुल, बैठक तो अहम ही है। वहीं अमरिंदर सिंह ने भी 2 बजे अपने जो उनकी हिमायत में है अरकान असेंबली, उनकी मीटिंग बुलाई है। अगर समर्थन की बात करें रवि मिश्रा, तो देखा जा सकता है कि अगर 40 अरकान असेंबली सिद्धू के साथ है तो वहीं मिली जुली तादाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब कांग्रेस इस वक्त कहा जा सकता है कि 2 खेमे में बढ़ चुकी है। जिस तरीके से बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में, उनके नेतृत्व में पंजाब की जिम्मेदारी है, तो कई विधायक उनके साथ भी हैं जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। वहीं बात करें नवजोत सिंह सिद्धू का चित परिचित अंदाज है, वो अपने बातों से लोगों का दिल जीत लेते हैं और अपनी बातों से, अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में काफी विधायकों का समर्थन नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी है और आपस में ये घमासान कहीं ना कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जमीनी लड़ाई पर कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए आलाकमान चाहता है कि वक्त रहते ही इस मामले को दुरुस्त कर लिया जाए, जिसके चलते आज इस बैठक में तमाम बड़े लोग हिस्सा लेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी पक्ष में रहता है, बाद में किसको वोटिंग करता है, किसको नेता चुनता है, ये तो इस मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा। मगर साफ तौर पे जैसे कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए अजय माकन ने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ तौर पे कहा कि सब कुछ सही चल रहा है, ऑल गुड की स्थिति है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद ऑब्जर्वर भी मौजूद होंगे, प्रभारी भी मौजूद होंगे, वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे, तो क्या इस मामले को हल कर लिया जाएगा, इस उलझन को सुलझा लिया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब 5 बजे की बैठक के बाद ही मिल पाएगा। बिल्कुल, तो पंजाब की सियासत में सब कुछ ठीक है कि नहीं, इसका पता भी आज चल जाएगा क्योंकि 5 बजे अहम मीटिंग होने वाली है। देखना ये होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ नतायज सामने आते हैं। रवि, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी मुहिम की
बर्क रफ्तारी की सताइश की है। एक दिन में 2.5 करोड़ अफराद को टीका लगाए जाने पर उन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने में गोवा का अहम किरदार रहा है। ख्याल रहे कि गोवा के सभी बालिगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। वज़ीर आज़म ने टीके के मुतालिक गुमराही फैलाने वाली जमातों को भी आड़े हाथों लिया। गोवा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। बीते कुछ महीनों में गोवा ने भारी बारिश, साइक्लोन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। इन प्राकृतिक चुनौतियों के बीच कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, टीम गोवा का, हर किसी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। मन की बात भी कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं। इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं। उधर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम का कहना है कि एक दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाए गए, जो कि खुशी की बात है। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है कि इसके लिए हमें पीएम मोदी के जन्मदिन का इंतजार क्यों करना पड़ा। मान लीजिए कि वज़ीर आज़म का जन्मदिन 31 दिसंबर को होता तो क्या 2.5 करोड़ टीके साल के आखिरी दिन ही लगाए जाते। मरकजी वजीर अमित शाह यकरोजा दौरे पर जबलपुर पहुंच गए हैं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने डुमना एयरपोर्ट पर अमित शाह का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमित शाह ने कबायली हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। अब से थोड़ी देर में वो आवामी रैली से खिताब भी करेंगे। गोरखपुर में एक मजहबी प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। संगोष्ठी का विषय है
पर यहाँ के विद्वान वक्ताओं ने भी अपने विचारों का सबके सामने रखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही एक समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। क्यों प्रधानमंत्री जी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहनी पड़ी? कुछ तो कारण रहा होगा, कोई बात तो रही होगी। हमारा वेद कहता है, अगर अथर्व वेद को हम देखें, वो कहता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी हमारा वेद हम सबको इस धरती के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, क्या श्रद्धा का भाव होना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दे रहा है। हमारा यजुर्वेद भी हमें कहता है वयम राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता। महाभारत हमसे क्या कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। मैं महाकवि दिनकर को एक दिन पढ़ रहा था और महाकवि दिनकर की एक बात मुझे याद आई। मैं सोच रहा था कि आखिर महाभारत के बारे में या भारत के बारे में उनकी बात क्या है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में, महाभारत के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से, बहुत खोजपूर्ण लेखनी के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन देश के बारे में क्या है, और आप देखें उन्होंने भारत के बारे में कहा क्या कि जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम समरस हो कामना, जहां भारत को करो प्रणाम। ये भारत के बारे में भारत की एक कवि की लेखनी के रूप में सामने आती है। बंगलुरु में एक दिलखराश वाकया रोशनी में आया है। यहाँ एक ही खानदान के 5 अफराद मुर्दा पाए गए हैं। उनमें एक 9 महीने का बच्चा भी शामिल है। ये मामला जुम्मे को रोशनी में उस वक्त आया जब घर के मुखिया शंकर वापस आए। घर का दरवाजा बंद देखकर शंकर ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शंकर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस को खुदकुशी का शक भी है। पुलिस इस केस की मुख्तलिफ पहलुओं से जांच कर रही है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के सियासी मंजरनामे में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के पेश नजर मुस्लिम वोटर्स को साथ रखने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुसलमानों को डराकर न सिर्फ वोट लेने का इल्जाम लगाया है, बल्कि वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर सीएए और एनआरसी के नाम पर मुस्लिम समाज को गुमराह करने का भी इल्जाम लगाया है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल भी किया है कि जिनके वोटों के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने कमलनाथ की 15 माह की हुकूमत में उनके लिए क्या किया है। वहीं कांग्रेस ने वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया है। मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, जिस तरीके से सियासत में हम हमेशा देखते हैं, इलेक्शन के टाइम पर सभी पार्टियों को मुसलमानों की याद आ जाती है। साहब, इसकी वजह है कि मध्य प्रदेश के अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो 230 सीटें यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर जो 56 सीटों में ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान उसको मुतासिर करता है। और अगर हम जो है 84 तक के मध्य प्रदेश की सियासी मंजरनामे की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक वक्त ऐसा था कि 22 मेंबर असेंबली हुआ करते थे, लेकिन अब 22 तो छोड़िए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, ये 4 टिकट भी नहीं देती है। 2018 के असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने 1 टिकट दिया था तो कांग्रेस ने 3 टिकट दिया था। वोट दोनों पार्टियों को चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां मुसलमानों को, मुस्लिम क़यादत को, मुस्लिम मसाइल को हाशिए पर रखना चाहती हैं। मैं अगर बात करूं 2018 से, 2018 में कमलनाथ हुकूमत बनी, उसके बाद 2020 में शिवराज सिंह की हुकूमत बनी, लेकिन अक़लियतों के जितने इदारे हैं, चाहे हम हज हाउस की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, अक़लियती कमीशन की बात करें, अक़लियती तरक्याती मालियती कॉरपोरेशन की बात करें, आज तक 2018 3 इदारों की तश्कील नहीं हुई है। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि
जो सियासी पार्टियां हैं इनका मुस्लिम प्रेम कितना है, और मुस्लिम प्रेम के नाम पर ये सिर्फ वोट लेना देना चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल का हल नहीं करना चाहती हैं। इलेक्शन फिर आने वाले हैं, बल्दियाती इंतखाबात है, पंचायत इंतखाबात है, तो दोनों पार्टियों को वोट चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां सिर्फ मसाइल मुलझा कर रखना चाहती हैं, एक दूसरे पर तुष्टीकरण अपीजमेंट की बात करती हैं, लेकिन मसाइल का हल कैसे होगा, मुसलमानों की क़यादत कैसे बढ़ेगी, इस पर बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, वहीं जब इलेक्शन करीब आते हैं तो जो सियासी जमातें हैं उनकी तस्वीर एक अलग नजर आती है, और जब इलेक्शन के बाद जमीनी हकीकत की तस्वीर अलग नजर आती है। वहीं अगर वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की हकीकत मुसलमान देख रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जो पार्टी है बीजेपी की हकीकत किस तरीके से सामने आ रही है, वो भी एक मुख्तलिफ पहलू है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अगर मैं बात करूं कि 2020 से शिवराज सिंह की हुकूमत है, यहाँ पर जो है 2 बार काबीना की तोसी हुई, लेकिन अक़लियती इदारों की तश्कील नहीं हुई। और यही नहीं, अगर मैं अक़लियती इदारों की बात करें तो 5 साल से मदरसा बोर्ड के असातिज़ा की जो टीचर हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली है। तो मुस्लिम मसाइल में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने उसकी तरफ कोई फोकस नहीं किया है, बात सिर्फ वोट लेने की है। और वोट के नाम पर जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से वजीर दाखिला ने कहा कि दादरी और बाबरी इलेक्शन के वक्त ही कांग्रेस को याद आते हैं, सीए और एनआरसी के नाम पर गुमराह किया गया, दिल्ली में मुसलमानों को बैठाया गया, मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठाया गया, लेकिन आज तक क्या कोई मुसलमान भारत से सीए एनआरसी के नाम पर निकाला गया? नहीं निकाला गया, क्योंकि कांग्रेस गुमराह कर रही है। वहीं पर तो अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी ये चाहती है कि मुसलमान वोट तो दे, लेकिन मुसलमान हाशिए पर रहे, क्योंकि मुस्लिम क़यादत कांग्रेस को भी बर्दाश्त नहीं है। जिस कांग्रेस में 84 के जमाने में 22 मुस्लिम एमएलए थे, अब उस कांग्रेस ने 2018 के इलेक्शन में 4 टिकट भी नहीं दिए थे, 3 टिकट दिए गए थे, जिसमें 2 जो है आरिफ मसूद और आरिफ वकील जो असेंबली इलेक्शन जीत कर असेंबली में पहुंचे। वहीं पर अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो पिछले 22 सालों से आप अंदाजा कीजिए कि दिल्ली से लेकर नागपुर तक का जो इलाका जो सेंट्रल इंडिया कहलाता है, यहाँ से एक भी मुस्लिम एमएलए को जो है राज्यसभा में कांग्रेस ने नहीं भेजा है। वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में एमजे अकबर और नजमा हेपतुल्ला 2 लोगों को राज्यसभा में भेजा है। तो यहाँ पर बड़ी उलझी हुई सियासत है जिसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल, तो सियासत बेहद उलझी हुई है। वहीं जो कवायद है वो मुस्लिम वोटर्स को रागिब करने की, वो भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। मेहताब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। सामना में शाया हुए मजमून में कहा गया है कि जेपी नड्डा को बीजेपी का कौमी सदर बनाए जाने के बाद पार्टी में मुसलसल तब्दीली हो रही है। पीएम मोदी के मन में जो है वो जेपी नड्डा के जरिए करवाया जा रहा है। नड्डा के ही जरिए उत्तराखंड, कर्नाटक के वजीर आला तब्दील किए गए। गुजरात के वजीर आला को भी एक झटके में बदल दिया गया। सामना के मुताबिक मोदी नड्डा ने ऐसा झटका दिया है कि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रूपानी की काबीना में शामिल तमाम वुज़रा को मोदी नड्डा ने घर बिठा दिया है। जिन 24 वुज़रा ने हलफ लिया है वो सभी पहली बार वजीर मुंतखब किए गए हैं। रूपानी को अमित शाह की हिमायत हासिल थी, लेकिन उनकी हिमायत याफ्ता पूरी काबीना को घर का रास्ता नड्डा ने ही दिखाया। मोदी और नड्डा की जोड़ी ने अपनी ही पार्टी को एक मजबूत सियासी पैगाम दिया है। वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के गुज़िश्ता रोज एक तकरीब के दौरान बीजेपी लीडरान को मुस्तकबिल का साथी कहने पर सियासी कयास आराइयां जोरों पर हैं। सियासी गलियारों में शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद की चहमगोइयां हो रही हैं। ताहम शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने कहा है कि लोगों का काम ही है कयास आराइयां करना। उन्होंने दोहराया कि महाराष्ट्र में शिवसेना 5 साल हुकूमत करेगी। आप आएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ आएंगे तो आप हमारे भावी सहकारी हो। एक छोटा सा मुद्दा है, ये सरकार जो है ये कमिटमेंट 5 साल सरकार चलाने की है और शिवसेना हमेशा कमिटमेंट को ताकत देने वाली सरकार है। जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, वो 5 साल सरकार पूरी चलेगी। अगर कल के मुख्यमंत्री के बयान से किसी को बहुत ही अत्यानंद हुआ है तो उसको आनंद में 3 साल तक रहने दो, वही आनंद, वही उत्साह। सरकार को कोई खतरा नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ।
मुख्यमंत्री ने भाषण किया है। उद्धव ठाकरे जी का अपनी एक स्टाइल है भाषण करने की, उस ठाकरे स्टाइल में। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमआईएम कॉरपोरेटर जुबैर अंसारी के कत्ल के मामले से ये जुड़ी खबर है। कत्ल में मुलव्विस मुलजिम के बेटे ने खुदकुशी कर ली है, खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। कत्ल में मुलव्विस मुलजिम के बेटे ने, आपको बता दें, मकतूल के वालिद हैं पुलिस की हिरासत में। अभी तक कत्ल मामले की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। तो पुलिस अभी तक कत्ल मामले की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। तो वहीं इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। कत्ल में मुलव्विस मुलजिम के बेटे ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। तो आपको बता दें, मकतूल के वालिद पुलिस की हिरासत में है। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।